Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस सीरीज में। आप सभी को तो पता ही है कि इस सीरीज के 2 हिस्से हैं और अगर नहीं पता है तो जाइए पहले वाले एपिसोड को पहले देखिए, जहां पे मैंने मई टू दिसंबर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं जनवरी टू मार्च कवर करने वाली हूं, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि न्यूज में थे और उनकी कंटिन्यूटी है, जिसके वजह से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने प्रीलिम्स का ट्रेंड देखा है या ऑब्जर्व किया है तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन समथिंग दैट इट्स इजी टू स्कोर, इजी टू अटेम्प्ट, उसको ऐसे ही मत जाने देना। Just observe this entire episodes, जो 2 episodes हैं, and you will be able to attempt those questions. ठीक है, चलते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट और द न्यूज ऑफ द जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के है, बिफोर दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। ये भी जो पीपीटी मैं यूज कर रही हूँ, आई विल अपलोड इट इन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे जनवरी टू मार्च का आपको कंबाइंड में मिल जाएगा और उससे पहले वाले जो है ऑलरेडी शेयर्ड है इन माई टेलीग्राम चैनल। चलिए आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। हम जनवरी 2025 को कवर करने वाले हैं, जहां पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बज में है उसके बारे में हम बात करेंगे। आते हैं सबसे पहला न्यूज इंटरपोल को लेके। तो इंटरपोल ने रिसेंटली अपना सिल्वर नोटिस लॉन्च किया है, जो कि एम करता है लॉन्डर्ड एसेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स को लेके। ये जो इनिशिएटिव है ये 10 जनवरी 2025 में स्टार्ट किया गया था। 52 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो सिल्वर नोटिस है, इट इज अ न्यू एडिशन टू इंटरपोल्स एग्जिस्टिंग जो कलर कोडेड नोटिसेस हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये सिल्वर नोटिस होता क्या है। अगर हम बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरपोल यूएन का कोई बॉडी है नहीं। इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो पुलिस है अलग अलग कंट्रीज के, दे कम टुगेदर एंड कोऑपरेट। ठीक है, पर्टिकुलरली सिल्वर नोटिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रिमिनली ऑब्टेन्ड एसेट्स है उनको ट्रैक और रिट्रीव करने के लिए है। ये नोटिस अलाउ करता है पार्टिसिपेटिंग नेशंस को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए on assets linked to criminal activities such as fraud, corruption, drug traffic and so on and so forth. It is aimed at tracing assets laundered across international borders. अब अगर हम नोटिसेस की बात करें तो रेड नोटिस इज फॉर वांटेड पर्सन्स, येलो नोटिस इज फॉर मिसिंग पर्सन्स, blue notice is additional information, black notice is for unidentified bodies, green notice is for warning and intelligence, orange is for imminent threat, purple notice is for modus operandi। और एक इंटरपोल और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक स्पेशल नोटिस होता है जो यूएन के साथ वो करते हैं। अब इन्हीं सारे नोटिसेस के साथ एक सिल्वर नोटिस भी ऐड हो चुका है, जो कि आपका ट्रैक करता है किसके लिए, आपका एसेट्स के लिए, क्रिमिनली ऑब्टेन एसेट्स जो है उसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज अबाउट यूएनसीटीएडी। 2025 जनवरी में यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 का रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज किया था। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये पार्टनरशिप वाज बेसिकली विद पार्टनरशिप विद यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट ने कहा है कि भाई जो सेटबैक्स हुई थी पैंडेमिक के बाद, उनका रिवाइवल का ट्रेंड दिखने लगा है अलग अलग कंट्रीज में। तो इसी चीज को लेके बात किया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। यूएनसीटीएडी की अगर हम बात करें तो इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएनजीए 1964। एम क्या है, promotes the integration of developing countries in the world economy। इसके 3 मेजर रिपोर्ट्स होती हैं। एक है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और अभी आया है आपका ये वाला रिपोर्ट जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 का रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका 3 रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट विल कम डाउन टू जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि अपना रिपोर्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स पे रिलीज किया है। क्या है फाइंडिंग इस रिपोर्ट में? द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2030,
while 92 million are projected to be displaced. Effectively 78 million new jobs would be created. सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आने वाली हैं, नई जॉब्स आने वाली है, which will include AI and machine learning specialists, big data experts, fintech engineers and farm workers. Care sector and education sector jobs are also expected to see a significant jump. Clerical jobs like data entry clerks are expected to see the largest decline in jobs, largely due to automation. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द WEF हैज सेड. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है कि भाई अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जॉब्स जो क्रिएट होने वाली है वहाँ पे यू विल नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल टू गेट दैट जॉब. ठीक है, तो इसी वजह से ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए टू अंडरस्टैंड व्हाई द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द जॉब मार्केट इज नॉट फिटिंग. आते हैं नेक्स्ट ब्रिक्स को लेके. इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज द 10th मेंबर. अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया बिकेम द मेंबर्स. अब इंडोनेशिया हैज आल्सो कम इन. सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मली रैटिफाई नहीं किया है एंड अर्जेंटीना हैज डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. ब्रिक्स न्यूज में है, मैंने कई बार डिस्कस किया है इसको लेके भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है, जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनको मानना है कि ब्रिक्स इज डिपेंडेंट ऑन यूएस एड बट इज ट्राइंग टू गेट डी-डॉलराइजेशन. तो इसी वजह से ब्रिक्स कंट्री को ही हैज बीन थ्रेटनिंग एज वेल एज ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर पावर सेंटर थ्रेटनिंग अमेरिका. अब जैसे जैसे कंट्रीज ज्वाइन करने वाली हैं वैसे वैसे यूएस का गुस्सा उन पर्टिकुलर कंट्रीज में बढ़ने वाला है. इसीलिए कई कंट्रीज बैकस्टेप कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई वो ज्वाइन कर ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिक्स को. ठीक है, बट तभी भी यूल सी सर्टेन कंट्रीज टेकिंग अ स्टैंड, राइट. आते हैं नेक्स्ट FAO पे. तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN रिलीज द स्टैटिस्टिकल ईयरबुक which offers a synthesis of the major factors at play in the global food and agriculture landscape. क्या है रिपोर्ट में? एक आता है इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर. ग्लोबल एग्रीकल्चरल वैल्यू increased by 89% in real terms between 2000 and 2022. Proportion of the global workforce employed in agriculture dropped from 40% in 2000 to 26% in 2022. उसके बाद जो हाईलाइट है वो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है. इन 2023 बिटवीन 713 and 757 million people were undernourished with a midpoint estimate of 733 million. Obesity rates are rising. एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात करें तो पेस्टिसाइड यूज हैज इंक्रीज्ड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो, उसका भी यूज हैज इंक्रीज्ड. Environmental pressures की बात करें तो GHG emissions from agri-food systems grew by 10%, with livestock contributing 54% of the farm gate emissions. Water scarcity is a critical issue also in the Near East and North Africa, जहाँ पे fresh water resources are depleting at a fast rate. तो ये आपके highlights हैं इस particular report के बारे में, yearbook में. Next आते हैं आपका WTO. So WTO marked the 30th anniversary of the TRIPS. The TRIPS agreement, which was reached in Marrakesh and played a pivotal role in the establishment of WTO in 1995. तो अगर हम बात करते हैं जो की agreements है WTO के, आपका आता है TRIPS, which is basically agreement on trade related investment measures. TRIPS आता है agreement on trade related aspects of intellectual property rights. उसके साथ आता है agreement on agriculture. एंड साथ में आपका आएगा अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आएगा, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. तो ये कुछ की अग्रीमेंट्स है ऑफ WTO. यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट दीज अग्रीमेंट्स आर. फुल फॉर्म्स आने चाहिए एंड उसके साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स रिलेटेड है, राइट. स्पेशली जो आपके ट्रिप्स हैं उसके साथ कई सारे डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड एंड इंडिया हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑल्सो इन दीज डिस्प्यूट्स. तो इसीलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. आते हैं नेक्स्ट, आपका आया है नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक को लेके. इन 2024 इंडिया रिसीव्ड अ रिकॉर्ड 129.1 billion USD in remittances, which marked the highest share for any country since 2000 as per the World Bank. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन 2024 जो रेमिटेंसेज आया है, इट इज अबाउट 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेज. द ग्रोथ रेट इज अबाउट 5.8% एंड द टॉप रिसिपिएंट्स आर इंडिया, मेक्सिको एंड चाइना.
तो अगर हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की, तो इंडिया गेट्स अ ह्यूज शेयर ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो वहां पे है, दे कीप सेंडिंग द मनी बैक, दे आर नॉट गोइंग टू बी सिटीजन्स वहां पे, क्योंकि वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो वहां से क्या करते हैं, वो जाते हैं, एनुअली काम करते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ सेंड बैक द मनी बैक टू देयर होम टाउन, जिसका बेसिक फ्लो को रेमिटेंसेस ही देखा जाएगा। तो इसी वजह से द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, जितना डायस्पोरा बाहर जाएगा, जितना डायस्पोरा इज गोइंग टू कीप गोइंग अब्रॉड एंड trying to get jobs there and sending back the money, that will be a crucial element in the flow of remittances. Okay, next आते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड रिपोर्ट जो आता है, प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025, building resilient systems for children's future. It warns of escalating global crisis and the potential impacting children. ठीक है, क्या हाईलाइट करता है, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। इन 2023 ओवर 473 मिलियन चिल्ड्रन और मोर देन 1 in 6 ग्लोबली लिव्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। सेकेंड क्या आया है, डेट क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। नियरली 400 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन कंट्रीज बर्डन बाय डेट, लिमिटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन। तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। Only 2.4% of global climate finance is allocated to child responsive initiatives, weakening social services crucial for children. चौथा क्या है, digital inequality. Digital public infrastructure is transforming how governments deliver essential services like education, healthcare and social protection to children. Recommendation के बारे में ही आया कि भाई additional financing for climate recovery efforts, including support for children's healthcare, education and psychological well-being. So this is the report that has been talked about. आते हैं next news, International Energy Agency के ऊपर। Recently, IEA released the report, A New Era of Nuclear Energy. So the report says there's an increasing acceptance. Over 40 countries have plans to expand role of nuclear power in energy systems. Small modular reactors installation, it could reach about 80 gigawatts by 2040. Expansion in annual investment has increased. Emerging economies as market leaders. So 63 nuclear reactors are under construction, out of which 3/4 are in emerging economies and half in China alone. Okay? So again, shows what China is pushing towards in this particular report. Next, we come to the last news of January 2025 when it comes to international organization, which is about ASEAN. So ASEAN has called on the Myanmar military government to prioritize resolving the civil war and not to hold the elections immediately. ये आया है क्यों? क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल इलेक्शन 2025 में होस्ट किए जाएंगे। तो मलेशिया के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री है, उनको एक सीज फायर करना चाहिए, एज वेल एज एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना चाहिए लोगों को, एंड नॉट थिंक अबाउट इलेक्शंस इमीडिएटली। पहले सिचुएशन को एक स्टेबलाइज किया जाए, पहले पार्टनर्स जो आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सिविलियन पार्टनर्स, उनको एक प्रॉपर तरीके से लेके आया जाए, उसी के बाद इलेक्शंस होस्ट करने से फायदा रहने वाला है, वरना इट इज गोइंग टू बी अ वन साइडेड इलेक्शन। ठीक है, now why did Malaysia say this statement? Because Malaysia has taken over the chair of ASEAN in 2025. So that's, as I explained, that अगर अभी इलेक्शन होगा तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होने वाला है। देयर विल बी वोटर इंटिमिडेशन, देयर विल बी नो ऑपोजिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए प्रॉपर सर्कमस्टांस के बाद ही देयर शुड बी इलेक्शंस। So this is what ASEAN has said. Now in the month of January, these were certain international organizations जिन्होंने important again reports launch किया है, as well as there was a lot of statements being issued, especially on climate change, children, as well as on the conflicts, ongoing conflicts. इसी particular चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए keep enriching and keep adding to your notes so that you are prelims ready. आते हैं फरवरी महीने में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थे या बज में थे। सबसे पहला बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे इंडिया ने चेयरमैनशिप अज्यूम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम बांग्लादेश। ये ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इट वाज सेट अप इन 2003। इट इज अ यूनिक रीजनल फिशरीज बॉडी specifically mandated to assist the member countries in increasing the livelihood opportunities. ये evolve करता है Bay of Bengal program of the Food and Agricultural Organization, FAO वाला जो था, which was founded in 1979. It has set international benchmarks in execution of programs and activities.
इंपॉर्टेंट क्या है, मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, आपका बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, while Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand are cooperating non-contracting parties. मतलब ये अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है या कोई ट्रीटी का पार्ट नहीं है as part of this Bay of Bengal intergovernmental organization. आते हैं नेक्स्ट न्यूज, International Organization of Aids to Marine Navigation. India has recently been elected to the vice presidency of the International Organization of Aids to Marine Navigation, IALA, in Singapore. ये क्या है? It was established in 1957 as a non-governmental organization, officially changed its status from an NGO to an intergovernmental, right? Based on a convention जहां पे 34 states ने ratify किया था 2024 में. तो ये news काफी important है, last year भी और अभी भी. Aim क्या है इसका? Foster safe, economic and efficient movement of vessels by improving and harmonizing aids to navigation worldwide and by other appropriate means. Encourage, support and communicate recent developments, develop international cooperation by promoting close working relationships. तीसरा है enhance mutual exchange of information with organizations representing users of aids to navigation. 200 members हैं, 80 of which are national authorities and 60 are commercial firms. India has been a member of this organization since 1957 जब ये NGO था. अब जब ये ratify होके एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया, इंडिया रिमेन्स अ मेंबर. हेडक्वार्टर्स कहां पे है? सेंट जर्मेन ए लय इन फ्रांस. ठीक है, यूएन हैबिटेट पे आते हैं. C40 cities and UN Habitat have announced a landmark partnership to transform urban planning. UN Habitat की अगर हम बात करें, it is the focal point for all urbanization and human settlement matters within the UN system. It is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all. SDG का part है ये. This is part of SDG. It works with partners to build inclusive, safe and resilient and sustainable cities and communities. UN Habitat promotes urbanization as a positive transformative force for people. Headquarters कहाँ पे है? नायरोबी में है. नेक्स्ट क्या आया है न्यूज पे? ओपेक प्लस के बारे में है. तो रिसेंटली ब्राजील गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंट्रीज एंट्री इनटू ओपेक प्लस, द अलायंस ऑफ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस. अब ब्राजील भी ओपेक प्लस का मेंबर है. तो ओपेक प्लस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज which meets regularly to decide how much crude oil to sell on the world market. These nations aim to work together on adjusting crude oil production to bring stability to the oil market. Origin क्या हुआ था? ये एक्चुअली एक अकॉर्ड के बेसिस पे आया था towards the end of 2016 to institutionalize a framework for cooperation between OPEC and non-OPEC producing countries on a regular and sustainable basis. कोर में क्या है? 12 मेंबर्स ऑफ ओपेक जो हैं, जो मेनली मिडिल ईस्टर्न या वेस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं. ओपेक प्लस में कौन है? तो ओपेक प्लस में एक्चुअली में 12 जो ओपेक कंट्रीज हैं वो हैं, प्लस अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुदान एंड ओमान. अब ब्राजील भी हिस्सा बन गया. अब आते हैं ओपेक में. इट्स अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये 1960 में 5 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा बनाया गया था. ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. अभी के दिन में 12 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लिबिया, नाइजीरिया एंड यूएई. अंगोला ने जनवरी 2024 में इट हैज विड्रू इट्स मेंबरशिप. कहां पे हेडक्वार्टर्स है? वियना, ऑस्ट्रिया में. सो अंगोला इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ ओपेक. ओपेक के जो मेंबर्स हैं यू शुड नो, ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं यू शुड नो, कंसिडरिंग अभी ब्राजील भी अप्रूव कर चुका है इट्स मेंबरशिप इनटू ओपेक प्लस. नेक्स्ट वी कम डाउन टू ब्रिक्स. ब्रिक्स क्यों न्यूज में था? अगेन बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि भाई अगर ब्रिक्स नेशन कभी भी कॉमन करेंसी या डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव करे तो 100% टैरिफ ही इज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑल इंपोर्ट्स इनटू द यूएस. तो बेसिकली ये जो टैरिफ चल रहा है आज के दिन में, जहां पे किसी कंट्री में 54, 60 ऐसे परसेंटेजेस पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो बोला गया है कि ब्रिक्स अगर कभी भी यूएस डॉलर को छोड़ दे and is thinking of having a non-US based economy, immediately 100% tariffs लगा दिया जाएगा.
जब ये स्टेटमेंट बोला गया था तो कई लोगों ने कहा था कि यार ये ब्लफ कर रहा है, बट आज के दिन सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैन एक्चुअली प्ले द हार्ड गेम। दिख रहा है किस तरीके से ही इज जस्ट नॉट लिसनिंग टू हिज इकोनॉमिस्ट और एनी काइंड ऑफ एनालिस्ट। टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ग्लोबल इकोनॉमी हैज टेकन अ हिट, बट ही इज नॉट रेडी टू लिसन। ब्रिक की ग्रुपिंग की अगर हम नए मेंबर्स की बात करते हैं, सो सऊदी अरेबिया का अभी तक रैटिफाई नहीं हुआ। इट हैज टेक्निकली अप्रूव्ड बट इट हैज नॉट बीन रैटिफाइड बाय द स्टेट इटसेल्फ। Iran, Ethiopia, UAE and Egypt have joined BRICS in 2024. Indonesia joined the bloc as a full member on 6 January 2025. The combined या expanded group का जो population होगा about 3.5% और 45% of world inhabitants. But सबसे important है, अगर हम सऊदी अरेबिया को भी include करते हैं technically, Iran, Saudi Arabia and UAE as members, BRICS countries produce about 44% of world's crude oil. तो this will also be a major leverage that BRICS can play in the coming years, जहां पे अगर OPEC से there is a threat going on or some kind of a thing happening by the US जिसके वजह से OPEC is not able to function, this particular group can also step in controlling the crude oil pricing, especially the Brent oil, which is at this point of time just collapsing crazily due to the US president's के tariff के वजह से। Arab League आते हैं। Arab League was in news because it rejected US President Donald Trump Gaza relocation plan, saying that it is unacceptable. तो अभी फरवरी महीने में they said it is unacceptable. मार्च में they basically end of March they came up with an alternative plan जहाँ पे they have said that they will be ready to invest into Gaza and rebuild it from the scratch for the Palestinian people. But at this point of time जब US president ने डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि गाजा को टेक ओवर करके एक रिवेरा बना देंगे, पैलेस्टीनियंस को हम भेज देंगे जॉर्डन और इजिप्ट को, क्योंकि हम बहुत एड दे रहे हैं जॉर्डन को ना, तो जॉर्डन संभाल लेगा। तो ये जब उन्होंने कहा था तो एवरीबडी वाज लाइक इन एवरीबडी वाज स्टन्ड। जॉर्डन के जो मुनार्क हैं, वो राजा है, वो भाग के गए थे यूएस में बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से कि क्या चाहते क्या हो, एड दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारा जो डेमोग्राफिक कंपोनेंट है उसको आप बदल दोगे। तो ये सब बातें करने गए थे, बट अगेन डोनाल्ड ट्रम्प यूजेस यूएस एड एज वेल एज द टैरिफ एज हार्ड पावर नाउडेज। तो इसी थ्रेट की तरह यूज करते हैं, सैंक्शंस की तरह यूज कर रहे हैं। इसी वजह से अरब लीग हैड टू कम टुगेदर एंड से कि भाई वी रिजेक्ट दिस प्लान। तो ये अरब लीग है क्या? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज हुज पीपल आर मेनली अरबिक स्पीकिंग और वेयर अरबिक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स है, बेसिकली मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशियन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। ये कायरो में 1945 में फॉर्म हुआ था बाय 6 कंट्रीज, इजिप्ट, इराक, ट्रांस जॉर्डन, उसके बाद वो जॉर्डन बन जाता है, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया, येमेन ज्वाइन करता है 1945 में। ये लीग का वाज बेसिकली क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स अबाउट पोस्ट वॉर कॉलोनियल डिविजन्स। ठीक है, वो जूइश स्टेट के अगेंस्ट फॉर्म हुआ था एंड इट वाज अबाउट स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस एंड मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस, राइट। अभी के दिन 22 मेंबर स्टेट्स है, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, टूनिसिया, यूएई एंड येमेन। देयर आर 4 नेशंस दैट वर कन्फर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस। कौन कौन है? ब्राजील, एरिट्रिया, इंडिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, इंडिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन अरब लीग। एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, अरब is an ethnic identity, it is not a religious identity. We always confuse Arab as an identity synonymous with Islam. ऐसा नहीं है। There are Christian Arabs, there are multiple other different sectarian Arabs, अलग अलग sects follow करते हैं, अलग अलग religion follow करते हैं, and they are across the region, right? तो Arab is an ethnic identity and अगर आपको कोई मतलब कोई पूछता है ना कि भाई what is about what is the similarity between all of these people, कोई साउथ सुदान और सऊदी अरेबिया के बंदे के बीच में क्या है सिमिलैरिटी? द ओनली सिमिलैरिटी इज अरबिक लैंग्वेज, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दैट द फैक्ट दैट दे एक्चुअली आर द एथनिक अरेबियंस और एक ही जगह से आ रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। द लैंग्वेज इज वन थिंग दैट कैन स्टिल बी कॉमन, अदरवाइज ना रिलीजन है, ना ट्रेडिशंस है, ना कुछ भी ऐसा सिमिलैरिटी आज के दिन आपको नहीं मिलने वाला है। ओके,
Let's move on to the next international organization, SAFTA. तो recently Solvent Extractors Association of India SEA ने रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द इनफ्लो ऑफ एडिबल ऑयल्स फ्रॉम नेपाल एंड अदर सार्क कंट्रीज ड्यू टू मिसयूज ऑफ साफ्टा नॉर्म्स. अगेन न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, साफ्टा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. साफ्टा है क्या? साफ्टा इज अ फ्री ट्रेड अरेंजमेंट ऑफ द सार्क. अब आज के दिन हम ये कहते जरूर हैं कि सार्क इज नॉन एग्जिस्टेंट जब से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैव गॉन डाउन द ड्रेन ड्यू टू टेररिज्म, बट साफ्टा इज स्टिल इन फोर्स क्योंकि ये 2006 में आया था and it had succeeded the 1993 preferential trading agreement. साफ्टा के जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर LDCs, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इन इट्स प्रियम्बल. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है साफ्टा के? एलिमिनेटिंग बैरियर्स फॉर ट्रेडिंग बिटवीन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, promoting conditions of fair competition, creating effective mechanism for the implementation and application of this agreement, and further regional cooperation. Now, even though we are talking about SAFTA, it is in force, but it is not a successful free trade agreement. Why? Because this particular agreement has so much of protectionism inbuilt. Her country in this region has created tariff, of course, borders, and apart from that non-tariff borders to protect their economy, to protect their industry. तो आपको कभी देखा है कि श्रीलंका का चाय इंडिया में बेचते हुए, या इंडिया का चाय श्रीलंका में मिलने हुए, या श्रीलंका का जो सिनेमन स्टिक्स है, अगर आप कभी कोई फैंसी दुकान में जाओगे तभी पता चलेगा कितना एक्सपेंसिव है वो. तो only then you will realize that how many protective barriers are there for free trade movement in this particular region. इसी वजह से अगर हम बात करते हैं साफ्टा के फ्री द ट्रेड अमंगस्ट इंट्रा रीजनल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो साउथ एशिया में इंट्रा रीजनल ट्रेड इज एट 5%. हम आपस में सिर्फ 5% ट्रेड करते हैं, हम दूसरे ज्यादा ट्रेड करते हैं. यही चीज अगर आप आसियान के साथ कंपेयर करते हो, आसियान में इंट्रा रीजनल ट्रेड इज एट 25%. वो आपस में 25% ट्रेड करते हैं. तो इसका मतलब है उनका जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंपोनेंट्स में, दूसरे कंट्रीज में, वो काफी कम है. दे कैन एक्चुअली एंड दे आर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक, अ यूनिट व्हेन इट कम्स टू देयर ट्रेड पैरामीटर्स. बट सार्क ये कभी कर ही नहीं पाया. Why did they not been able to achieve this? Because they always thought India, because of its massive size and position, was always a threat, and they all wanted to protect their economy from India, and that's the reason why they had protective barriers. इसी वजह से even though we are talking about SAFTA, is it successful? Not necessarily. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे. ये काफी न्यूज में था, इवन फरवरी मार्च दोनों महीनों में. US President Donald Trump recently signed an executive order imposing sanctions on the ICC over investigations of Israel, which is a close ally, US ally. अब क्या है ICC के बारे में? It was established in 2002 to hold account those guilty, basically individuals के लिए. It is a permanent international criminal tribunal. Rome Statute के basis पे है. Statute 2002 में आया था. Mandate क्या है? Investigates and जहां पे जरूरत ट्राइज इंडिविजुअल्स चार्ज विद ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न. तो इंडिविजुअल्स पे है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि कंपैरिजन अगर मैं करूं ICJ के साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ, वहां पे स्टेट्स हैं. अब कौन से पैरामीटर्स में किया जा सकता है? जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन. इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ही आप अरेस्ट वारंट निकाल सकते हो. तो नेतन्याहू को भी इसी पर्टिकुलर कॉज पे उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाला है. प्यूतिन के अगेंस्ट पे अभी दे हैव कॉल्ड फॉर एन अरेस्ट वारंट ऑन दीज मैटर्स. ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो 125 कंट्रीज आर मेंबर कंट्रीज, बट चाइना, इंडिया, इजराइल, रशिया एंड US आर नॉट मेंबर्स. ठीक है, इंडिया, चाइना, इजराइल, रशिया एंड US आर नॉट मेंबर्स. एंड ये बेसिकली फंडिंग जो आता है वो स्टेट से आता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ICC. बट इफ आई हैव टू कंपेयर इट विद ICJ, रिमेंबर ऑलवेज कि ICJ, आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, यहाँ पे स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को मैनेज करता है. सो इंडिया बांग्लादेश का जब स्टेट डिस्प्यूट हुआ था मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेके, तो उसमें ICJ में बात गई. इंडिया पाकिस्तान पे जब कुलभूषण यादव के साथ जब
Pakistan was not giving us consular access. The matter went to ICJ. So whenever there is a state to state dispute, Philippines versus China, it went to ICJ. But when it comes to individuals, Putin, Netanyahu, अभी Philippines के ex leader के ऊपर भी arrest warrant आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ICC के पास जाएगा. ठीक है, ICC का composition को भी समझ लेते हैं एक बार. तो there are 18 judges, वो हर डिफरेंट कंट्री से आते हैं और 9-year टर्म के लिए होता है. ये नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ऐसा नहीं है कि 9 साल के बाद फिर से रह सकते हैं. इट्स अ नॉन रिन्यूएबल 9-year टर्म. प्रेसिडेंसी होता है 3 जजेस के पास, एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, जो कि आपस जो जजेस हैं उनमें से इलेक्ट होते हैं. ये जो कोर्ट है उसमें एक और आता है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, जिसका काम है कि वो जो केस के जो विटनेसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में आए रेफरल्स, जो विटनेस बोलना चाहता है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशंस ये ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर करता है. एंड तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रजिस्ट्री, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल सपोर्ट देता है इस पर्टिकुलर कोर्ट को. ठीक है, सो आईसीजे का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट्स बिटवीन 2 स्टेट्स. आईसीसी का इट्स फॉर एन इंडिविजुअल. अब आईसीसी और यूएन का क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. सो आर्टिकल 2 ऑफ द रोम स्टैट्यूट, आर्टिकल 2 बेसिकली प्रोवाइड करता है आईसीसी का रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशंस. तो ये कहता है कि भाई यूएन का हिस्सा तो नहीं है ये, बट एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है विद द यूएन. ठीक है, जब भी कोई मैटर ऐसा आता है कि कोर्ट जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो ये मैटर यूएनएससी को दिया जा सकता है, यूएनएससी सुन भी सकता है. साथ में ऐसा कोई मैटर अगर यूएनएससी को लगता है कि ये मैटर रेफर किया जा सकता है आईसीसी को, तो ये आईसीसी को जुरिस्डिक्शन भी ग्रांट कर सकता है. सो बेसिकली यूएनएससी और आईसीसी के बीच में एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है. सो आईसीसी कैन गिव इट टू यूएनएससी, यूएनएससी कैन गिव इट टू आईसीसी. That is the cooperation agreement with the UN when it comes to ICC. ICC is not a part of the UN. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. Again, very important कि all the alliance that India has initiated, सारे alliance के बारे में you really need to be aware of and keep your notes ready with it. So क्या है development फरवरी महीने में? In a major development, the framework agreement on establishment of the International Big Cat Alliance has officially come into force. ये 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, commemorating 50 years of Project Tiger. And it was launched with the aim of conservation of 7 big cats. कौन से हैं? Tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. Member countries अगर देखा जाए तो there are at this point of time you have many countries who have become part of it. Nicaragua, Eswatini, India, Somalia, Liberia have already deposited the instrument of ratification. And this alliance was established by government of India. आज के दिन में 97 range countries are looking into it and they have also given the interest to join as well. Objectives क्या है? Basically collaboration to conserve these 7 big cats. आते हैं WHO पे. तो WHO recently जो चीफ हैं WHO के, उन्होंने रिसेंटली ग्लोबल लीडर्स को बोला है कि भाई यूएस को समझाओ, डोनाल्ड ट्रंप के ये डिसीजन है यूएस का विड्रॉल फ्रॉम द WHO, उसको रोका जाए. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यूएस के विड्रॉल के बाद इवन अर्जेंटीना हैज विड्रॉन फ्रॉम WHO. ठीक है, अर्जेंटीना ने भी विड्रॉ कर दिया है यूएस को देखते हुए. तो यही चीज WHO के चीफ कहते हैं कि भाई मत करो. डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाए कि ही रिवर्सेस दिस डिसीजन नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम द यूएन हेल्थ एजेंसी. तो WHO की बात करें अगर हम, एस्टैब्लिश इन 1948, हर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. एंड what is health as defined in the WHO constitution is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. ठीक है, that is about WHO. नेक्स्ट आते हैं ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पे. तो रिसेंटली द इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, जिसको यूनेस्को IOC बोला जाता है, अनाउंस द सिग्नेचर ऑफ अ MOU इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म.
ठीक है, ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ये ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है क्या? ये एड्रेस करेगा ओशन क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी को एंड क्रॉस कंट्री एंड क्रॉस इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन को सस्टेन करेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, अगेन एन एसडीजी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपका यूनेस्को आईओसी के बारे में, तो इट इज लार्जली अबाउट क्रिएटिंग अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट, इफ वी कम टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, recently the International Finance Corporation decided against investing in a proposed 40 million USD loan for waste to energy incineration projects in Gujarat. ठीक है, basically burning. Now this particular International Finance Corporation is important. Again, news is not important क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या है? ये प्राइवेट लेंडिंग आर्म है ऑफ द वर्ल्ड बैंक। 1956 में ये बनाया गया था एंड ये प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है, एडवाइजरी सर्विसेज देता है एंड ये इवन दो इट इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द मेंबर कंट्रीज, यहाँ पे जो बेसिकली जो लेंडिंग होती है वो प्राइवेट लेंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट आर्म है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इट इज द हिस्सा ऑफ द वर्ल्ड बैंक। Okay, next we come down to WHO Framework Convention on Tobacco Control. तो WHO ने सेलिब्रेट किया है 20th एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ इट्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये एक पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जो नेगोशिएट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे। 2003 में अडॉप्ट किया गया था, केम इनटू फोर्स इन 2005। 181 पार्टीज टू द कन्वेंशन है। ठीक है, डेवलप्ड बाय कंट्रीज इन रिस्पॉन्स द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टोबैको एपिडेमिक। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2004 में एंड इट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ टोबैको। ओके, नेक्स्ट, काली फंड। सो यू वुड हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट फंड्स, कई अलग अलग फंड्स के बारे में आपने सुना होगा। अब कैली फंड के बारे में समझते हैं। कैली फंड वाज लॉन्च्ड एट द रिज्यूम्ड 16th conference COP16 to the United Nations Convention on Biological Diversity। ठीक है, CBD का जो आता है उसके अंडर पे 16th कॉन्फ्रेंस में काली फंड को फिर से लॉन्च किया गया है, रिज्यूम किया गया है। हम बात का बेसिकली ये एक इंटरनेशनल फंड होने वाला है जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला है। इट विल कलेक्ट मनी फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। सो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट government funding, it is now coming to private companies. These companies will use genetic data from nature in their businesses. So the fund that is going to come in, they are going to basically, use it for the supporting biodiversity efforts जो भी है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इसको फंड करने के लिए देंगे। ये फंड कौन मैनेज करेगा? ये यूएनडीपी और यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मैनेज करने वाला है। एंड जो मनी कलेक्ट किया जाएगा उसके दो हिस्से होंगे, एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स तो होने ही वाले हैं एंड 50% ऑफ इट्स रिसोर्सेज विल गो टू इंडिजिनस पीपल। ठीक है, ये पहली बार हुआ है जहां पे एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड विल रिसीव डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसेस। सो कैली फंड के बारे में यू रियली नीड टू नो, इट्स इंपॉर्टेंट। ये COP16 में रिज्यूम किया गया है। अच्छा, रिज्यूम्ड COP16 में ये लॉन्च किया गया है कैली फंड को। ओके, नेक्स्ट आते हैं अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। 21st अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन concluded and reaffirmed that development is strongest when rooted in community, driven by local knowledge, technology and South-South cooperation. South-South मतलब global South cooperation. ये एक autonomous intergovernmental organization है comprising of different country governments of Africa and Asia. The organization was set up with a view to promote coordinated efforts, exchange of experiences and cooperative action for furthering the objectives of development of the rural areas. ये जो membership है, it's open to all countries of the Afro-Asian region and basically if it's a full or associate member of the United Nations, you can easily join it. Member countries की अगर हम बात करें, 32 countries of Africa and Asia are full members and 3 are associate members. ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर स्टेटस भी इंजॉय करता है एट
FAO, at International Fund for Agriculture Development, UN Conference on Trade and Development, UNESCO, UNDP में basically it enjoys observer status. Important क्या है? African Asian Rural Development Organization is headquartered in New Delhi. So basically it is driven by India. Basically this is fueled by India's Africa policy. If you have ever attended my class on इंडिया-अफ्रीका रिलेशन, यू नो दैट 2018 में जब हमारे प्रधानमंत्री ने युगांडा पार्लियामेंट में इंडिया का अफ्रीका पॉलिसी लॉन्च किया था, वहां पे भी ये सेम चीजें बात की गई थी कि भाई अफ्रीका में डेवलपमेंट तभी हो पाएगा व्हेन रूटेड इन कम्युनिटी, ड्रिवन बाय लोकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन. So the essence is what carries on as part of the African Asian Rural Development Organization. Next is about UNESCO. UNESCO ने एक कैंपेन लॉन्च किया था फरवरी में, इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस, टू मार्क द 10-year एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. इस पर्टिकुलर कैंपेन वाज लार्जली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर बैलेंस इन स्टेम फील्ड्स. It is launched by UNESCO with support from Canada's International Development Center and Gender Balance Scientific Community को create करने के लिए था. Last news, IEA, that is the International Energy Agency पे आते हैं, जिन्होंने रिलीज किया है एक नया रिपोर्ट अबाउट इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030, जहां पे रिवील हुआ है कि इंडियाज नेचुरल गैस डिमांड is expected to grow by 60% by 2030, reaching 103 billion cubic meters annually, making it one of world's largest consumers. After slow growth for over a decade, gas demand grew by over 10% in 2023 and 2024. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो की फाइंडिंग्स हैं ये भी मैंने लिखा हुआ है कि 2030 तक ये 60% तक ग्रो करेगा. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विल लीड डिमांड ग्रोथ, एंड इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है which has reached 35 billion cubic meters in 2023. Krishna Godavari deep water fields contributes to 1/4 of the total output. So the key findings of the report is right here. Okay, this one is definitely the last one. आते हैं FAO का, which has released a report titled Leveraging Space Technology for Agriculture Development and Food Security in collaboration with the United Nations Office for Outer Space Affairs. This report discusses the challenges and opportunities in different segments of space sector as they relate to agriculture. FAO के बारे में मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, and we have already done this. Yeah. So we have, OPEC पे we have already covered Brazil का introduction. Now back to this news, FAO के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो you will already have the notes. What is important is just the report, that what is the title of it and क्या exactly बात करता है इसके बारे में. Apart from this, ILO का भी अगर हम बात करते हैं, a data analysis by India's Union Labour Ministry in collaboration with the International Labour Organization revealed advancements in social protection coverage. Not that important right now from the international organizations in viewpoint. ILO के बारे में मैंने बहुत सारे reports पहले discuss किए हुए हैं, so you can take a look at the previous episode जो आपका May to December वाला episode है, जहाँ पे बहुत बार FAO, ILO बहुत बार discuss किया हुआ है. You can take a look at that and compile the notes. At this point of time, what is important is BRICS, OPEC. All of this is far more important because it has been in news, काफी buzz रहा है, and that is what you should focus on in when you're collating your notes. मार्च महीने में जो international organizations news में है, तो सबसे पहले we'll talk about the World Spice Organization, क्योंकि यहाँ पे जो news important है वो कहा है कि भाई despite being the largest producer and exporter of spices in the world, India's share in the global seasoning market remains only 0.7%. compared to China's 12% and US's 11% according to the World Spice Organization. Now this is interesting because we produce a lot and we consume a lot, and इसी वजह से it is going to be, again अगर observe कर रहे हो तो you will see that market, again international market में Indian spices are not that दिखता नहीं है. आपको श्रीलंका का सिनेमन दिख जाएगा, आपको पाकिस्तान के कई सारे स्पाइसेस मिल जाएंगे, बट अगेन इंडियन स्पाइसेस आर प्राइस्ड, दे आर रियली अप्रिशिएटेड, बट अगेन availability is a problem. India does not export so much that we look at.
Now, what is the World Spice Organization? It was established in 2011 in Kochi. It is registered as a not-for-profit organization under the Travancore Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Act 1956. It works towards food safety, sustainability and market development for the spice industry. It engages with farmers, processors, industry leaders, academia and global spice or associations. Now, ये क्या important है? It works with organizations like Spices Board of India, Rainforest Alliance of Germany and IDH of Netherlands. ठीक है? So this is again was in news. Next क्या है? Organization for Islamic Cooperation, OIC. So OIC adopted an Arab League counter proposal to US President Donald Trump's controversial plan to take over Gaza and displace its residents. सबसे पहले समझते हैं कि टेक ओवर प्लान क्यों दिया गया था. तो ये बेसिकली सेड कि जिस तरीके से इजराइल ने गाजा को बॉम्बार्ड किया है, गाजा को रिबिल्ड करना बहुत ही टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है. So instead of rebuilding and anyway people are going to be displaced, it is better that US takes over and creates a Rivera kind of a situation जहाँ पे the money can be recouped back. जो भी investment होगा वहाँ पे resorts खोल के they can recoup it because it's next to the Mediterranean. And this kind of a plan actually put everyone into shock क्योंकि यहाँ पे लोगों का घर everything is destroyed. And rather than compensating them, rather than saying that ठीक है हम आपके घर को जल्द से जल्द we are going to try to ensure that you get back your home, your land, everything. Donald Trump is coming up with a plan कि वहाँ पे रिवेरा बनाया जाएगा and US take over कर लेगा. Now these kind of things are very insensitive to the Palestinian cause and it is alienating a lot of Palestinians. एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. अगर आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया है ना, चाहे वो यमन का हो, चाहे वो सूडान का हो, चाहे वो आपका सिंपल नागोर्नो काराबाख वाला इशू हो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी या किसी कम्युनिटी को डिस्प्लेस करते हो उनकी अपनी जमीन से, अपने घर से, you are basically enforcing poverty, you are basically enforcing radicalism. वो होने वाला है. तो एक तरफ हम बात करते हैं कि रेडिकलाइजेशन को कम करेंगे, टेररिज्म को टैकल करेंगे, दूसरी तरफ हम लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द नेक्स्ट यूथ इज गोइंग टू पिक अप, राइट? दिस हैज हैपेंड इवन बिफोर, दिस इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. एग्जाम्पल इज आइसिस जो इतने हजारों में लोग गए थे अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका से भी तो लोग गए थे रेडिकलाइज होने के. Who are they? And if you ask them questions, they are the people who have seen America bombard their houses. They are displaced, they are migrants. And that is what is going to happen if this plan is actually put into action. And so OIC came up with another counter proposal. ये आया जब Arab League ने Egyptian crafted एक counter proposal at a summit in Cairo में ये ratify किया. अब इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो OIC कंट्रीज होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे गाजा में. दे आर गोइंग टू हेल्प गाजा द पैलेस्टीनियन पीपल टू गेट बैक देयर लैंड एंड देयर हाउसेस. अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं. एक ये है कि एक जमाने में अरब लीग वाज इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, बट धीरे धीरे चाहे आप 1967 वॉर बोलो, उसके बाद 1973 वॉर की बात करें, द अरब लीग एज वेल एज द GCC काइंड ऑफ जस्ट withdrew from the entire thing. और अभी भी जब इतना बड़ा अटैक हो रहा है and Gaza people are suffering, they have only issued statements. Now that basically has, that basically shows their lack of intent to support the Palestinian cause. Now this is, one has to separate कि भाई जो हमास ने किया वो गलत है. But what happened to the Palestinian people also needs to be recognized and also needs to be supported. So यहाँ पे OIC will definitely step up. Now India is not a member of the OIC. It's important. OIC आपको हमेशा न्यूज में मिलेगा क्योंकि यहीं पे जाके पाकिस्तान कश्मीर करता रहता है. And because India is not there to kind of rebuttal it, lot of people just listen to what Pakistan is saying. Unlike UN जहाँ पे अगर पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर के बारे में बात किया तो इंडिया ने हमेशा जवाब दिया है. बट यहाँ पे बिकॉज इंडिया इज नॉट अ मेंबर, देयर हैज बीन नो रिबटल टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान. So it is the second largest intergovernmental organization after the United Nations with a membership of 57 states. It's a collective voice of the Muslim world. It endeavors to safeguard and protect
the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony. ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल समिट हुआ था 1969 में रबात में, मोरक्को में. उसके बाद ही OIC फॉर्म किया गया था. आते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. India has witnessed a significant rise in intellectual property filings over the past decade, marking its progress as an innovation-driven economy. News के थोड़ा और जानते हैं. According to WIPO, that's World Intellectual Property Organization, India's patent applications have more than doubled, trademark filings have risen 2.5 times, and design filings have tripled. India has been ranked 39th in the 2024 Global Innovation Index and is a leader in Central and Southern Asia. WIPO क्या है? It's a specialized UN agency headquartered in Geneva, Switzerland. What are the roles? It serves as a global forum for discussions on intellectual property issues, facilitates cooperation between governments, industries, and civil society on IP matter. ठीक है, आते हैं next, World Health Organization. On 6th March 2025, World Health Organization officially designated the Digital Ethics Center at Delft University of Technology, Netherlands as a WHO collaborating center on artificial intelligence for health governance. So you should know this, WHO collaborating center on artificial intelligence for health governance. This initiative underscores the growing role of AI in healthcare while emphasizing the need for robust governance, ethical safeguards, and evidence-based policies. The new collaborating center will focus on AI ethics research, policy guidance, and knowledge sharing, ensuring AI technologies in healthcare are developed and deployed responsibly. AI in healthcare की अगर हम बात करें तो उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: predictive modeling, research and development, disease diagnosis and monitoring, and 4th is care economy. आते हैं next, यूनेस्को के बारे में. Recent reports from UNESCO's Global Education Monitoring Team highlight a critical issue in education worldwide. Approximately 40% of the global population lacks access to education in a language they understand. This figure rises to 90% in some low and middle income countries. The report titled Languages Matter: Global Guidance on Multilingual Education was released on 25th anniversary of International Mother Language Day. It stresses the importance of multilingual education in the face of increasing linguistic diversity due to migration. UNESCO क्या है? It's a specialized agency again of the UN. It seeks to build peace through international cooperation and education. Important क्या है? ये वाला चीज. It is also a member of the United Nations Sustainable Development Group, a coalition of UN agencies and organizations aimed at fulfilling the Sustainable Development Goals, SDGs को. ठीक है? Next, one more thing I want to talk about यहाँ पे, right? 3 UNESCO members who are not UN members, ठीक है? 3 मेंबर यूनेस्को के मेंबर्स हैं जो कि यूएन के मेंबर्स नहीं हैं. वो है कुक आइलैंड्स, न्यू और पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन इज अ ऑब्जर्वर स्टेट. और दूसरा चीज जो ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, 3 यूएन के मेंबर जो कि यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं, वहां पे इजराइल, लाइसेंस्टाइन और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं. जो 3 यूएन मेंबर्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स नहीं हैं. ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्डेडली मार्क मत कर देना, ये 2 चीज पूछा जा सकता है. ओके, लेट मी कम डाउन टू UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD released a report, a World of Debt Report 2024. क्या की फाइंडिंग्स है? Global debt surge है. Public debt reached $97 trillion in 2023, with developing countries' debt rising twice as fast as developed nations. India के जो public debt है was recorded at $2.9 trillion. Debt servicing strains की बात करें तो 54 developing nations spend more on interest payments than on social sector. Unequal financial system है. Developing nations pay 2 to 12% more in interest than developed countries. UNCTAD क्या है? It is a permanent intergovernmental body established by the UNGA. It provides economic and trade analysis, facilitates consensus building, and offers technical assistance to help developing countries use trade, investment, finance, and technology. 3 reports important है. Trade and Development Report, World Investment Report, and the Least Developed Countries Report. ठीक है? Next is about FAO. The FAO released the 3rd report on the state of world's
plant genetic resources for food and agriculture on 24th March 2025. रिपोर्ट में क्या दिया गया है? A comprehensive assessment of the conservation, use and status of plant genetic resources for food and agriculture at global, regional and national levels. The report highlighted alarming dependency on 9 crops and threats to global plant genetic diversity. The aim is to evaluate trends, gaps and priorities in situ and ex situ conservation of plant genetic resources. ठीक है? Next. Now this is ASEAN related. What is ASEAN? It's the grouping of the Southeast Asian countries, right? So ASEAN Defense Ministers Plus Expert Working Group, इसको EWG भी कहा जाता है. EWG CT. ओके हाँ, EWG on CT जो होता है उसकी एक मीटिंग हुई थी, 14th मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी. उसमें ये डिसाइड किया गया था जो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होगा 2026 का वो मलेशिया में होगा. एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा 2027 में अंडर द आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म. इंडिया एंड मलेशिया हैव अज्यूम्ड को-चेयरमैनशिप ऑफ द EWG. यूरोपियन यूनियन ने भी प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के साथ एक वर्कशॉप किया था जहां पे इस EWG ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, so you need to know what is ASEAN Defense Ministers Meeting plus EWG on CT. Next is Indo-Pacific Ocean Initiative, that is the IPOI. So our Prime Minister recently welcomed New Zealand's participation in the IPOI, highlighting both nations' shared interests in maintaining peace and stability in the region. IPOI was launched by India in November 2019 at the ASEAN-led East Asia Summit in Bangkok. It builds upon the Sagar Initiative, security and growth of all in the region. Its objective was to promote cooperation for a free and open Indo-Pacific and the rule-based regional order, which will contribute towards strengthening safety, stability and development in the maritime domain. As a non-treaty, ये important है, as a non-treaty based voluntary arrangement, it aims to achieve greater cohesion and integration through common understanding. यहाँ पे कोई institutional framework नहीं हो रहा है and it is heavily based on the EAS mechanism, which basically includes ASEAN member states and जो उनके dialogue partners है. 7 pillars हैं, ठीक है. Maritime security में UK and India आ जाता है जिसको वो head करते हैं. Maritime ecology में Australia and Thailand आता है head करने के लिए, ठीक है. They are the lead in that pillar. Maritime resources में France and Indonesia. Capacity building and resource sharing में Germany. Disaster risk reduction and management India and Bangladesh. Science, technology and academic cooperation Italy and Singapore. Trade connectivity and maritime transport में Japan and the US. तो ये lead countries हैं इन 7 pillars में. And this is in line with the Mahasagar approach as well as the Sagar approach. Next we come to the Raisena dialogue. The Raisena dialogue का जो इस बार का जो theme था वो था काल चक्र, people, peace and planet. And a lot of पूरा detailed discussion मैंने एक अलग से वीडियो में डाला हुआ है कि क्या हुआ था वहाँ पे, what was the main focus and things like that. I've already put that in a different video. But what you need to know is New Zealand के Prime Minister was the chief guest and it is India's flagship conference on geopolitics. ये हर साल होता है, ये पार्टनरशिप में होता है between the ORF Observer Research Foundation and Ministry of External Affairs. And this time around, as well as the previous time, there was a lot of focus on the NB8 countries along with digital trade and technology at the forefront. So again, कई सारी चीजों पे बात हुई है. The theme is Kal Chakra, people, peace and planet. Next is Commission on the Status of Women. Union Minister for Women and Child Development will lead India's delegation at the 69th session of the Commission on the Status of Women at the United Nations. ये क्या है? ये Commission on the Status of Women. It is a principal global intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of gender equality, rights and empowerment of women. It is part of the UN and works to promote women's political, economic, civil, social and educational rights. ये एक functional commission है of the ECOSOC, ठीक है?
And this Commission on the Status of Women is instrumental in promoting women and girl rights and shaping global standards on gender equality. ठीक है, this is something you have to know because इस पे बहुत सारा article आया है, analysis आया है, which is on the Beijing Declaration and the platform for action. ठीक है, now this is these two things which was adopted by 189 is the most comprehensive and transformative global agenda for the achievement of gender equality and the empowerment of women and girls. So now basically जो India का delegation होगा, they are going to talk about what India has done on the grounds of Beijing Declaration and platform for action. Okay, now if you talk about the Commission on the Status of Women, there's an annual sessions जो होते हैं. During the annual 2-week session, representatives of all UN member states, civil society organization, ये सारे आते हैं. They discuss progress and gaps in the implementation of the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action and the 23rd special session जो हुआ था of the UNGA held in 2000 as well as emerging issues that affect gender equality. तो ये this is important. ठीक है, क्योंकि यही चीज फॉलो अप किया जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन में भी एंड इंडियाज डेलीगेशन विल आल्सो डिस्कस द सेम. ओके, नेक्स्ट वी कम टू लॉस एंड डैमेज फंड. US has withdrawn from the loss and damage fund aimed at compensating developing countries for the damage caused by climate change. So loss and damage fund क्यों किया गया था? Basically ये जो negative consequences arise करने वाले हैं from the risks of climate change like rising sea levels, prolonged heat waves, desertification, इनके लिए ये फंड बनाया गया था. It was established at the 2022 that is COP27 in Egypt to provide financial support to regions suffering both economic and non-economic losses. Developing countries, particularly small island states, face the greatest threat. So उनके demand पे ये बनाया गया था. About 750 million USD has so far been promised to the fund, of which US has contributed 17.5 million. So already US is in fact one of the very few countries जिन्होंने already ये amount fund में दे दिया है. So loss and damage fund is overseen by a governing board that determines how the fund's resources are disbursed and the World Bank serving as the interim trustee. ठीक है? So basically US का withdrawal will also hit the loss and damage fund as well as you already know the Paris Climate Accord से वो already बाहर हो चुके हैं. Next is Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. It's a global scientific authority on the state of knowledge and challenges that emerges from global warming. It has begun on its 7th cycle of assessment report. Now, IPCC is a UN body for assessing science related to climate change. ये established किया गया था 1988 by the World Meteorological Organization and the UN Environment Program. यहाँ पे अगर हम बात करें तो it has 195 members. It has objective to assess scientific, technical and socio-economic information related to understanding human-induced climate change. अब यहाँ पे सबसे important चीज़ है कि IPCC सिर्फ reports करती है, ये कुछ और step नहीं करती है, ठीक है? जो पहला report था वो 1990 में आया था and its 6th assessment report जो 2023 में किया गया है, अब finally it has entered the 7th assessment report. ये रिपोर्ट्स कैसे निकाले जाते हैं? 3 वर्किंग ग्रुप्स होती हैं. ये 3 वर्किंग ग्रुप्स सेपरेट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उसके बाद एक मिला के सिंथेसिस रिपोर्ट बनाया जाता है. 3 वर्किंग ग्रुप्स क्या हैं? पहला ग्रुप है लुक्स एट द फिजिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. वर्किंग ग्रुप 2 एग्जामिन्स क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स एंड अडेप्टेशन. वर्किंग ग्रुप 3 फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द IPCC. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. The UN World Food Programme is closing its Southern Africa office in the wake of Trump's administration's aid cuts. ये UN का branch जरूर है, but it depends on voluntary donations from government. So अब US fund बंद कर देगा तो a major financial help would just go away. So it is operating in 120 countries which provides UN food assistance. It is a member of the United Nations Development Program. It is considered to be the largest humanitarian agency saving lives in emergencies. 3 reports release किए, नहीं, सबसे important जो report है वो है Global Report on Food Crisis. ये basically scale of acute hunger in the world का report या description देता है. ठीक है? This is about the World Food Program. Next we'll come to Mission 300. So World Bank and the African Development Bank along with other key partners have launched Mission 300.
ये है कि भाई 300 मिलियन लोगों को जो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए बाय 2030. And who is going to be paying for it? It's basically World Bank, African Development Bank, Rockefeller Foundation, Global Energy Alliance for People and Planet, Sustainable Energy for All, and Energy Sector Management Assistance Program. Key components क्या है? Expanding the electricity grid and increasing connections in underserved area, deploying mini grids and standalone solar solutions to bring power to remote off-grid communities. Local communities are actively involved in the design and implementation of all World Bank Group supported Mission 300 projects. ठीक है, तो this is about Mission 300. Next we come down to Cities Coalition for Circularity. थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको, and that's why I've just divided into questions ताकि आपको समझ में आ जाए. So Union Minister for Housing and Urban Affairs recently announced the Cities Coalition for Circularity या C3. ये एक multi-nation alliance for city-to-city collaboration, knowledge sharing and private sector partnership. ये 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific जो हुआ था, जयपुर में हुआ था, वहां पे अनाउंस किया गया है. It would act as a catalyst for resource efficiency and low carbon economy. अब आते हैं ये 12th Regional 3R and Circular Economy Forum पे. ये थीम क्या था? Realizing Circular Societies towards achieving SDGs and carbon neutrality in Asia Pacific. किसने होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था? Ministry of Housing and Urban Affairs, India, United Nations Center for Regional Development and Institute for Global Environment Strategies. Of course, supported by UNESCAP, Japan's Ministry of Environment and other organizations. वहां पे जयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है जो कि 2025 से 2034 तक कवर करता है. It is a non-political, non-binding commitment that will guide the next decade of efforts towards resource efficiency and sustainable urban growth. यहाँ पे आते हैं कि circular economy होता क्या है. Circular economy is a system where materials never become waste and nature is regenerated. In a circular economy, products and materials are kept in circulation through processes like maintenance, reuse, refurbishment, remanufacture, recycling, and composting. The circular economy tackles climate change and other global challenges like biodiversity loss, waste, and pollution by decoupling economic activity from the consumption of finite resources. Next news पे आएंगे, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. So parties to the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture recently gathered in Rome for the 20th meeting. ये जो commission था, ये initially established किया गया था by FAO in 1983 to address plant genetic resources. It has become the primary permanent international forum for governments to discuss, negotiate and decide on matters specifically relevant to genetic resources for food and agriculture. ये काफी सारे क्रॉस कटिंग टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड सो ऑन. इसके 179 कंट्रीज एज मेंबर्स हैं एंड इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन. लास्ट न्यूज पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 UN World Water Development Report says that retreating glaciers threaten the food and water supply of 2 billion people. WWDR is UN Water's flagship report on water and sanitation issue. ये 22 मार्च को लॉन्च किया गया था. It's published by UNESCO on behalf of UN Water. क्या है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में? थीम है Mountains and Glaciers, Water Towers. The report says that all mountain ranges have shown evidence of warming since the early 20th century. It warns that global temperatures rise, more mountain precipitation will fall as rain instead of snow, causing snowpacks to thin and melt earlier in the year. इसके वजह से एक्सेलरेशन इन स्नोपैक मेल्ट के वजह से इनिशियली तो रिवर फ्लो इंक्रीज करेगा, बट वंस द स्नो मेल्ट्स बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड द पीक वाटर पॉइंट विल बी पास्ड एंड देन द रिवर फ्लो विल डिक्लाइन. और ये ऑलरेडी देखने लगा है हमारे ट्रॉपिकल एंडीज, वेस्टर्न कनाडा एंड स्विस एल्प्स में. Colombia has lost 90% of its glacial area since the 19th century according to this report. And इसी वजह से ये कह रहा है कि भाई अगर क्लाइमेट ऐसे ही बढ़ता गया तो many glaciers will inevitably disappear over the coming decades. Retreating glaciers threaten food and water supply of 2 billion people around the world. And इसी के साथ हम रैप कर रहे हैं सेकेंड एपिसोड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मैंने जनवरी टू मार्च
और आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि यूपीएससी भी वही करता है। कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैंने जस्ट टच किया हुआ है, पेरिफेरी में टच किया हुआ है, so you can always add them to your knowledge, but again focus on UN related। हाँ, UN के तो है ही, but UN related organization पे ज्यादा फोकस करना है। इसी के साथ साथ मैं every week I try to solve few PYQs, probable questions actually, PYQs नहीं बोलूंगी क्योंकि probable questions हैं, international organization से related है, and that if you come and join me in the live and try to attempt them, आप खुद एक बार रिवाइज करके ही आओगे, राइट? तो इससे रिविजन भी आपका हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, as usual you can connect with me and I'll see you in the next episode. Till then, bye, take care.